Hello learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT PG एंड अदर LLM एंट्रेंस एग्जाम्स. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके से, इफ दैट अमेंडमेंट इज इम्पॉर्टेंट, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेते हैं, उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 395 आर्टिकल्स है, उनको पता है 12 स्केड्यूल दिए गए हैं, लेकिन अमेंडमेंट का जो नंबर है उसको लेके थोड़ा बहुत डाउट में रहते हैं. दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनको अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं पता होता है. 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है कि उससे कितने सारे चेंजेस हुए थे हमारे संविधान में. तो आज हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. जो लोग भी पेपर को टारगेट कर रहे हैं, क्लैट पीजी को, एलएड पीजी को या किसी भी एलएलएम एग्जाम को, और भी अगर कोई एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. प्लीज फॉलो करना, एंड तक इसको देखना. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. हम सबको पता है कि हमारा जो संविधान है उसको 1950 में बनाया गया था. ठीक है, 1950 में बनके तैयार हुआ था, इन्फोर्स हो गया था 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स कर दिया गया. लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका वो 1951 में ही हो जाता है, तुरंत एक साल बाद. क्या क्या हुआ था इससे? इस अमेंडमेंट ने स्टेट्स को एम्पावर करा था सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए. सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं. व्हेन वी स्टडी डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनका उद्देश्य था कि हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल जो रहे उसके साथ सोशल जस्टिस भी हो और उसके साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, साथ साथ पॉलिटिकल भी था. तो यहाँ पर क्या किया गया, स्टेट्स को एम्पावर करा गया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए विद सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, कि जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके साथ आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे. दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया था वो ये था कि लैंड रिफॉर्म्स को एम किया गया और जमींदारी एबॉलिशन को. जमींदार का रूल आप सबको पता है कि उस वक्त पे क्या सिस्टम चलता था, तो उस जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. 9th स्केड्यूल ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट द एंटी जमींदारी लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. जमींदारी एबॉलिश करने के लिए जो भी एंटी जमींदारी लॉज लाए गए थे उसको 9th स्केड्यूल में रख दिया गया, और साफ साफ ये कहा गया कि इस लिस्ट में जितने भी लॉज मेंशन हैं इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं. ये करना इसलिए जरूरी था कि अगर हम उसको चैलेंज करने के लिए ओपन कर देते तो ऑब्वियस सी बात है कि जमींदारी एबॉलिश कभी भी ना हो पाती. पब्लिक ऑर्डर को ऐड किया, फ्रेंडली रिलेशंस को ऐड किया विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कहाँ पे ऐड किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं जिसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किस किस ग्राउंड पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तो उसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 3 ग्राउंड्स ऐड किए गए थे और इनको जस्टिशिएबल बनाया गया. इसने प्रोवाइड किया इस अमेंडमेंट ने कि जो स्टेट में ट्रेडिंग होती है एंड जो नेशनलाइजेशन है किसी भी बिजनेस का, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द राइट टू ट्रेड और बिजनेस. अगर कोई भी बिजनेस है जिसका नेशनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया पे उसका काम हो रहा है, या फिर अगर स्टेट ट्रेडिंग कराई जा रही है, तो यहाँ पे कहा गया कि इसको कंसिडर अगेंस्ट नहीं किया जाएगा राइट टू ट्रेड और बिजनेस के. उस वक्त पे क्या था कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड को लेके काफी केस लॉज भी आए थे, इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि उससे पहले जो भी चीजें चल रही थी 1951 से पहले प्रैक्टिस में जो भी थी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी यहाँ पर, इसके चलते ये किया गया. फिर आपके लिए जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट. ये है 1955 का, ठीक है, यानी इसके बीच में सेकेंड और थर्ड हो चुका था. अब सबसे पहला काम क्या किया गया, स्टेट को एम्पावर किया कि आप अपना ट्रेड नेशनलाइज कर सकते हो. अब स्टेट के हाथ में पावर दे दी. पीछे हमने जो बात करी वो था कि पूरा का पूरा नेशनलाइजेशन किसी भी बिजनेस का, यहाँ पर स्टेट को भी पावर दे दी गई कि आप अपने ट्रेड को नेशनलाइज कर सकते हो. Provided that compensation amount given by the state for the acquisition of the property cannot be challenged in the courts on the ground of insufficiency. एक चीज होती है, there is doctrine of eminent domain. ठीक है, आप सबने अगर पढ़ा हो तो there is a doctrine of
एमिनेंट डोमेन, ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जब भी किसी भी गरीब की नहीं, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी जाएगी और मान लीजिए सरकार को उस पर अपना कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कोई हाईवे बनना है, कोई पुल बनना है, कुछ भी होना है, तो उसके लिए सरकार को उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ेगी। इन दैट केस क्या होता है यहाँ पर कि उनको उसके बदले कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। इनफैक्ट वो कॉम्पेंसेशन उस जमीन की वैल्यू के 2 गुना या 3 गुना दिया जाता है। वो डिपेंड करता है वो कितने पॉश एरिया में लोकेटेड है वो जमीन। तो यहाँ पे इस फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से ये भी जोड़ा गया कि वो जो कंपेंसेशन अमाउंट स्टेट देगा, ठीक है, किसको देगा? उस पर्सन को देगा जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। उस कंपेंसेशन अमाउंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है इनसफिशिएंसी के ग्राउंड पे, क्योंकि सीधी सी बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो 2 गुना भी दे सकते हैं, वो 3 गुना भी दे सकते हैं, तो वो कल को कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपने तो मेरे पड़ोसी को या आपने बगल वाले गांव में तो आपने इतना दिया है और हमको आपने कम दिया है। तो इनसफिशिएंसी के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होगा, वो अपना खुद का प्रूडेंस लगा के वो उस हिसाब से आपको पैसा देंगे। added more laws in the 9th schedule and expanded the scope of article 31C, ठीक है। 9th schedule में और लॉज ऐड इसमें किए गए थे, साथ ही साथ जो 31C है जो सेविंग ऑफ लॉज की बात करता है, उसका स्कोप बढ़ाया गया था। ये रहा फोर्थ अमेंडमेंट। अब आता है आपका सेवेंथ अमेंडमेंट, ये 1 साल बाद ही होता है 1956 में। इसमें क्या किया गया? इंडियन स्टेट जो थे आपके, पहले आपको मालूम होगा स्टार्टिंग में ABCD ये 4 तरीके से थे, ठीक है। तो ये जो ABCD का जो कैटेगराइजेशन था स्टेट्स का, इसको एबॉलिश किया गया 7th अमेंडमेंट से और इंडियन स्टेट्स को वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया 14 स्टेट्स और 6 यूटीज में, ठीक है। यानी पहली बार अगर हम कहें कि ABCD को कब हटाया गया, तो 7th अमेंडमेंट से हटाया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, तो वो 14 स्टेट्स और 6 यूटीज में डिवाइडेड था। प्रोवाइडेड द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, अब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज नॉट पॉसिबल टू गिव ईच एंड एवरी स्टेट अ सेपरेट हाई कोर्ट। इनफैक्ट आज की डेट में भी कई स्टेट्स हैं जो हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट दिया गया एंड हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यूटीज तक भी एक्सटेंड किया गया। तो जो स्टेट बगल का हो गया, जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा, तो यहाँ पर एक ही हाई कोर्ट ही शेयर करते हैं, तो यूटीज से भी शेयरिंग यहाँ पर होती है। ऑल्सो प्रोवाइडेड एडिशनल एक्टिंग जजेस टू द हाई कोर्ट, अब क्योंकि जब अलग अलग हाई कोर्ट बैठाई गई तो उस वक्त पे जजेस की कमी देखने को मिल रही थी, तो एडिशनल एक्टिंग जजेस जो थे वो हाई कोर्ट में बिठाए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 9th अमेंडमेंट एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1960 का है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? सेसेशन, ठीक है, सेसेशन की हम बात करते हैं ना, सेसेशन मतलब खत्म करने की बात करते हैं। तो प्रोवाइडेड फॉर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी का नाम क्या था? बेरुबरी यूनियन। इंडियन टेरिटरी में एक पोर्शन था जिसका नाम था बेरुबरी यूनियन, जिसको हम वेस्ट बंगाल के नाम से जान रहे थे। तो ये क्या किया? सेशन जो था ये इस चीज को निकाल के पाकिस्तान को दे दिया एज अ कमिटमेंट मेड अंडर इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट। जब 1958 में इंडिया और पाकिस्तान का अग्रीमेंट होता है, तो उस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को कमिटमेंट दिया था कि ये इंडियन टेरिटरी का जो पोर्शन है वो हम आपको दे देंगे, बेरुबरी यूनियन के नाम से था, ठीक है, वो हम आपको दे देंगे। नाउ अमेंडमेंट वाज मेड फॉर द रीजन दैट अंडर आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट कैन ऑल्टर। अब ये क्यों किया गया, आपको पता होना चाहिए ये बात कि हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को, स्टेट के एरिया को वो ऑल्टर कर सकता है, वो बढ़ा सकता है, वो घटा सकता है, वो खत्म कर सकता है। However, it does not include the cession of Indian territory to a foreign state। अब समझ में आया? इसमें सब कुछ अलाउड है, आप बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते हो, आप हटा के उस पोर्शन को नहीं दे सकते हो आर्टिकल 3 में। ये काम कैसे किया गया? ये काम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किया गया, विच मीन्स आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ा, और 368 का प्रोसीजर थोड़ा सा रिजिड है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है अमेंडमेंट करने में। ये अमेंडमेंट बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है जब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं, बट 368 में सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती है, उसमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी भी होती है, तो इसलिए डिफिकल्ट है, और जब ये किया गया तभी ये पॉसिबल हो पाया। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 का है, इसके चलते क्या हुआ था? दादर नागर एंड हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम पोर्टुगल, ठीक है,
पोर्टुगल से एक्वायर किया गया इसको, दादर नागर एंड हवेली को, एंड इसको यूटी बना दिया गया। 11th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? 11th अमेंडमेंट एक्ट ने नया प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन हमको दिया फॉर द वाइस प्रेसिडेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज। आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, तो 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961 से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी एक नया प्रोसीजर मिला, जिसके चलते कहा गया इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही इनका भी इलेक्शन होगा। ऑल्सो क्लियर करा गया कि अगर किसी अप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज में कोई भी वैकेंसी है तो ये रीजन नहीं बनेगी टू चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। ये साफ साफ लिखा गया, ये अगर आप पढ़ते हो आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई भी वैकेंसी है तो ये चैलेंज नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। When we come to 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 तो ये क्या कहता है? इन्होंने इंडियन यूनियन में गोवा को और दमन एंड दीव को ऐड किया। आप सबको पता है कि गोवा अलग हो गया, गोवा स्टेट है, दमन एंड दीव क्या है? यूनियन टेरिटरी है, तो इसको ऐड किया गया था 1962 के अमेंडमेंट से। 1962 में एक 13th अमेंडमेंट भी होता है, उसमें क्या किया गया? नागालैंड को स्टेट बनाया गया एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। जब आप 371 के कई सारे क्लॉजेस पढ़ते हो तो उसमें कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल स्टेटस मिला है, स्पेशल दर्जा मिला है, उसी में आपका नागालैंड भी मौजूद है। आगे बढ़े अगर तो 14th अमेंडमेंट आपका 1962 में होता है। इस दौरान आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था? ऐड किया जा रहा था, यूटीज ऐड हो रही थी, स्टेट्स ऐड हो रहे थे, सेपरेशन हो रहा था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इंडियन यूनियन में पुडुचेरी को ऐड किया गया। फिर यूटीज जो आपकी हिमाचल प्रदेश की थी, अब आपको मालूम है कि आज की डेट में आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट है, ठीक है, लेकिन यूटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, दे आर प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको लेजिस्लेचर दिया गया, यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स इनको प्रोवाइड किया गया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये सब उस टाइम पे क्या काम कर रहे थे? एज अ यूटी। 17th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेयर कंपेंसेशन का लॉजिक लाया गया, मार्केट वैल्यू की बेस पर फेयर कंपेंसेशन को कंपलसरी किया गया फॉर द स्टेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड। वही बात जो अभी मैंने एमिनेंट डोमेन वाली बताई कि अगर आप प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड को एक्वायर करते हो तो स्टेट के लिए कंपलसरी किया गया कि आप फेयर कंपेंसेशन दोगे, यानी कि जो भी मार्केट वैल्यू है, वो तो आज की मैं बात कर रही हूँ कि 2 गुना 3 गुना दिया जाता है, लेकिन एक टाइम पे क्या था कि मार्केट वैल्यू बराबर भी नहीं दिया जा रहा था। फिर 17th अमेंडमेंट से क्या कहा गया कि मार्केट वैल्यू के बराबर तो उसको पैसा दो, तो आज की डेट में जमीन का रेट जितना होगा उतना पैसा उसको मिल जाएगा। 44 अदर एक्ट्स थे जो 9th स्केड्यूल में ऐड किए गए। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिसयूज भी देखा गया इनफैक्ट 9th स्केड्यूल में, कि हर एक लॉ जो चाहता था, जो पार्लियामेंट चाहती थी, सरकार जो चाहती थी कि उसको चैलेंज कोर्ट में ना किया जाए, उसको उठा के वो 9th स्केड्यूल में डाल देती थी, जबकि 9th स्केड्यूल को बनाया गया था सिर्फ इस मोटिव से कि जमींदारी एबॉलिशन वाले लॉज उसमें रखे गए थे। 18th अमेंडमेंट 1966 का ये क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक उसके पास पावर थी ऑल्टर करने की, अब ये कह रहा है कि किसी एक स्टेट का पार्ट ले लिया या यूटी का पार्ट ले लिया या स्टेट और स्टेट का ले लिया, ठीक है, उसको मिला के एक नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट। यूटी यूटी हो गया, स्टेट यूटी हो गया, स्टेट स्टेट हो गया, इस तरीके से पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है, और इसी के चलते पंजाब और हरियाणा को एक नया स्टेट बनाया गया 18th अमेंडमेंट एक्ट से। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से क्या किया गया? 8th स्केड्यूल में 15th लैंग्वेज ऐड करी गई, ठीक है, सिंधी को 15th लैंग्वेज ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट से। आपको मालूम है कि आए दिन मतलब रह रह के जो है लैंग्वेजेस ऐड होती रहती हैं, तो उसी के चलते सिंधी आपकी 1967 में ऐड हुई थी। When we talk about 24th, now this is थोड़ा बहुत important है क्योंकि हम 24th, 42nd, 44 ये सब कुछ एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 1971 में ये 24th अमेंडमेंट हुआ था। रीजन इस अमेंडमेंट के क्या थे कि ये अमेंडमेंट एक्ट आपका गोलकनाथ के बाद लाया गया था। गोलकनाथ के केस के बाद जब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं तो उसमें पूरा शंकरी प्रसाद से सीरीज स्टार्ट होती है, पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद, फिर मिनरवा मिल्स, ठीक है।
तो ये सीरीज जो चल रही थी उसी में गोलकनाथ के बाद 24th अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कुड नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट किसी भी एफआर को छीन नहीं सकती है। पार्लियामेंट किसी भी एफआर को खत्म नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये कहा गया था 24th अमेंडमेंट में। इट मेड इट क्लियर कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 बाय यूजिंग आर्टिकल 368। साफ साफ इसमें कहा कि जो आर्टिकल 13 है, जो लॉ की परिभाषा बताता है, जिस पर ये पूरी लड़ाई चल रही थी कि जो लॉ टर्म है क्या वो अमेंडमेंट को इंक्लूड करता है, तो साफ साफ 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 बाय यूजिंग आर्टिकल 368। नाउ मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा तो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि आपको असेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था, अब बातों को समझना। गोलकनाथ में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। गोलकनाथ में साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई हक नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ले सके राइट्स को। तो 24th में अब पार्लियामेंट को गुस्सा आ गया, पार्लियामेंट ने कहा आप मेरे से मेरा पावर छीनोगे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट लेके आ गए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है सब कुछ बदलने की। ठीक है, कुछ भी बदल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 वो बदल सकते हैं यूजिंग आर्टिकल 368। फिर इसको कहा गया कि ऑब्लिगेटरी प्रेसिडेंट के लिए लेकिन होगा असेंट देना। 25th अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 1971 का, इसने फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया। ठीक है, कर्टेल करने की बात हो रही है, अबॉलिश करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था, क्लियर किया गया कि जो लॉ है जो बनाया जाता है डीपीएसपी आपका 39B और 39C, ये डीपीएसपी है। ठीक है, तो जो भी कानून बनाया जाता है इसके प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए इसको चैलेंज किसी भी ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता अगर वो वायलेट करता है 14, 19 और 31 को। ठीक है, आर्टिकल 14, 19 और 31 को अगर इसको वायलेट कर रहा है तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। साफ साफ 25th अमेंडमेंट एक्ट में कोर्ट ने ये बात कह दी। 26th अमेंडमेंट एक्ट आपका आता है 1971 का। इसने क्या किया, प्रीवी पर्स को हटा दिया। प्रीवी पर्स, ठीक है, यहाँ पर ये स्टेट के तौर पे सैलरी वगैरह के तौर पे यूज किया जाता था। ठीक है, पहले का पुराना फंडा था जो चला आ रहा था अंग्रेजों के जमाने से। तो 26th अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स को हटा दिया गया एंड जो भी प्रिविलेजेस पुराने मोनार्कियल रूलर्स को मिलते थे प्रिंसली स्टेट्स को, उसके प्रिविलेजेस को भी हटा दिया गया। यानी जो भी फायदा अंग्रेजों के ज़माने से मिल रहा था उसको हटाया गया। अब 31st अमेंडमेंट एक्ट आता है 1973 का, जो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए वो क्या था, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज रिवील्ड इन द सेंसस ऑफ 1971। ठीक है, 1971 जो सेंसस आता है उसमें पता चलता है पॉपुलेशन की, इंडिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन वो बढ़ चुकी है। इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो लोकसभा की सीट्स है उसको 525 से 545 कर दो। इसका कंक्लूजन ये निकला। 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974 ने क्या किया, आर्टिकल 101 और 190 को चेंज किया और ये कहा कि जो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर लोकसभा में होता है, चेयरमैन राज्यसभा में होता है, तो कहा गया अगर दोनों हाउस के जो पर्टिकुलर लोग हैं दे कैन रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एमपी इफ ही फाउंड इट इनजेन्युइन और नॉन वॉलेंट्री। अगर एमपी रेजिग्नेशन देने आता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर रेजिग्नेशन देने इन लोगों को आता है, तो अगर इनको लगता है कि जेन्युइन नहीं है और ये मर्जी से नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से है, तो इन दैट केस कहा गया कि ये चेयरमैन या स्पीकर रिजेक्ट कर सकते हैं रेजिग्नेशन को। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम ये चेंज कर दिया एंड असाइन कर दिया उसको एक एसोसिएट स्टेट का स्टेटस। ठीक है, सिक्किम पहले हिस्सा नहीं था, तो इसको क्या करते हैं इंडियन यूनियन में जोड़ के एक एसोसिएट स्टेट का हिस्सा बना देते हैं 35th अमेंडमेंट एक्ट से। 10th शेड्यूल ऐड किया गया टू फिक्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच एंगेजमेंट ऑफ सिक्किम
विद द इंडियन यूनियन। 10th स्केड्यूल वैसे तो देखा जाए एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, लेकिन 10th स्केड्यूल को ऐड किया गया था यहाँ पर कि जो सिक्किम का एंगेजमेंट है उसकी कंडीशंस को समझने के लिए इंडियन यूनियन के साथ यहाँ पर लाया गया था। 36th अमेंडमेंट क्या कहता है? 36th अमेंडमेंट 1975 का जो है वो ये कहता है, इन्होंने क्या किया, अब फुल फ्लेज स्टेटस, अभी तक एसोसिएट था, पहले प्रोटेक्टोरेट था, फिर एसोसिएट बनाया गया, अब 36th अमेंडमेंट से फुल फ्लेजेड स्टेटस दे दिया गया सिक्किम को, और 10th स्केड्यूल को रिपील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि 10th स्केड्यूल अभी एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो उस वक्त तो उसकी कंडीशंस को देखने के लिए बना दिया गया था, लेकिन बाद में रिपील कर दिया गया। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से क्या होता है कि इन्होंने प्रोवाइड किया कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, क्योंकि जब इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात होती है तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, लेकिन हमने एक और चीज वहां पे लिख रखी है कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है प्रेसिडेंट का, यानी उसकी खुद की मर्जी है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और जो चैलेंज नहीं कर सकते वो कहाँ से लाया गया? वो 38th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। ये भी कहा गया कि जो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर या यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर, इनको भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज आप नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तीसरा प्रोवाइडेड ये लेके आते हैं कि प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी और डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। जब आप पढ़ोगे ये सारे प्रोविजन 352 कॉन्स्टिट्यूशन का, जब पढ़ोगे नेशनल इमरजेंसी से जो डील करता है, तो वहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एक टाइम पर अलग अलग ग्राउंड्स पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है साइमल्टेनियसली। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? इसने बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करके रख दिए। इन्होंने प्रियम्बल को बदला, प्रियम्बल को बदलते हुए इन्होंने 3 वर्ड्स को ऐड किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जिससे कि एक नया पार्ट हमको मिला 4A, एक्सक्लूसिवली मेड कैबिनेट एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्या कर दिया गया कि जो कैबिनेट की एडवाइस होती है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, होता है ना कि प्रेसिडेंट अपना फैसला लेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो वहां पर जो एक्सक्लूसिवली कैबिनेट की एडवाइस बाइंडिंग कर दी गई प्रेसिडेंट के ऊपर। पार्ट आपका 14A लाया गया, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए प्रोवाइड किया एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। ट्राइब्यूनल वाला पूरा ये चैप्टर हो गया। लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया टिल 2001 सेंसस तक ऑन द बेसिस ऑफ 1971, ठीक है। कहा गया 1971 के बाद जितनी सीट्स हुई हैं वही सीट रहने वाली हैं 2001 का, जब तक कि सेंसस नहीं हो जाता। रिस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को अगेन लिमिट कर दिया, रिट ज्यूरिसडिक्शन को लिमिट कर दिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। लोकसभा के टेन्योर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर को 5 साल से 6 साल कर दिया। कुछ नए डीपीएसपी इंक्लूड करे गए, जैसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, 39A वाला। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A हो गया। प्रोवाइडेड द, कहा गया, ये भी प्रोवाइड करा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो अब पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक, मतलब ये हिस्सा बन गया है अब इसका, ये होता रहेगा। रेज कर दिया वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट फ्रॉम अर्लियर 6 months to 1 year। जो होता था ना कि एक टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने का प्रेसिडेंट रूल का होता है जब स्टेट में लगता है, उस 6 महीने के टाइम पीरियड को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट किया गया, ठीक है, क्रिएट किया गया, लाया नहीं गया है आज तक, क्रिएट किया गया। फिर अगला थोड़ा सा टक्कर देने वाला जो अमेंडमेंट आता है वो है 44th अमेंडमेंट। इससे कुछ चीजें दुरुस्त करी गई। क्या? ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट था, जो मैंने क्या कहा, जो 42nd अमेंडमेंट को दुरुस्त करने के लिए आया था। इन्होंने क्या किया, वापस से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बदल के 5 साल कर दिया। जब 42nd आया था तो वो इंदिरा गांधी की सरकार में था, ठीक है, उसके बाद आपकी बीजेपी की जनता लोक दल जो है आपकी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें चेंज वापस से फिर से वैसी की वैसी कर दी गई। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया गया कि प्रेसिडेंट जो है
वापस से कैबिनेट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, वो वापस से रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट को भेज सकता है। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का फ्रेज था कि आए दिन आपने क्या कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी बना लो, तो ये कहा गया कि जो आर्म्ड रिबेलियन है इसको, इससे इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस तो थोड़ा बहुत भी आपस में किसी स्टेट्स में कुछ चल रहा है तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस में आएगा, तो इस नाते तो हमेशा इमरजेंसी लगी रहेगी, इसलिए इस टर्म को बदल दिया गया नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड को। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, एंड इसको सिर्फ लीगल राइट रखा। लीगल राइट कहाँ पे दिया हुआ है? 300A में दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 20 और 21 में है उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। आपको पता है कि इमरजेंसी के टाइम पर सारे फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड हो जाते हैं, बट ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 का, इसने एक स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया। दिल्ली आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना। अब रिसेंट में इस टाइम दिल्ली सर्विसेज बिल जो है उस पर मुद्दा चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हो। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली को प्रोवाइड किया। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। 73rd और 74th आपको पता होगा। 73rd इज नोन फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, इससे एक तरफ पार्ट 9 ऐड किया गया, दूसरी तरफ 11th शेड्यूल ऐड किया गया। 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज को मिला, पार्ट 9A ऐड हुआ और 12th शेड्यूल ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, 21A को ऐड किया गया। नया आर्टिकल 21A ऐड हुआ जिसने कहा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जरूरी है। नया फंडामेंटल ड्यूटी 51A में ऐड किया, जिसको 51A क्लॉज के इसमें ऐड किया गया। 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या किया? इन्होंने सर्विस टैक्स प्रोवाइड किया अंडर आर्टिकल 268A, जिसको यूनियन लगाती है एंड विच वाज लिवाइड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एज वेल एज स्टेट। लगाएगी यूनियन और कलेक्ट यूनियन भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। इस तरीके का एक सर्विस टैक्स का प्रोविजन 88th अमेंडमेंट में डाल दिया गया। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से फिर कुछ लैंग्वेजेस जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ठीक है। 95th अमेंडमेंट से क्या हुआ? एक्सटेंडेड रिजर्वेशन। अब आपको मालूम है ये तो अभी तक चला है, ठीक है। तो आर्टिकल 334 जो था उसमें SC/STs के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर 10 साल के लिए, एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंग्लो कम्युनिटी को लोकसभा में मिला। अभी आपको मालूम है कि एंग्लो मेंबर्स का जो रिजर्वेशन है उसको हटाया जा चुका है, ठीक है। तो उस वक्त तो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, अभी भी जो 10 साल के लिए बढ़ाया गया उसके चलते एंग्लो वाले को हटाया भी गया है। 97th अमेंडमेंट एक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इसने क्या किया? पार्ट 9B जो था ये ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको बनाया गया। द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकेम अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। 9B आपको मालूम है 9A पंचायत हुआ था, 9 पंचायत हुआ, 9A आपका म्यूनिसिपैलिटी हुआ, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिया, और ये ऐड हुआ था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया और कहा गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो राइट है, जिसमें ट्रेड यूनियंस हम बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, उसमें 19 में रख दिया। नाउ 43B को एज अ DPSP रखा गया टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आता है आपका अगेन द लास्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 101 आपका GST हो गया, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट था। आपको मालूम है कि इससे तमाम प्रोविजन बदले गए थे, वो आप बेयर एक्ट में जाके देख सकते हो। 102 अमेंडमेंट एक्ट आपका 2018 में हुआ, जिससे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। लास्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इसके चलते 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अदर देन द क्लासेस जो मेंशन है 15 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पर जो केस चल रहा था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो चैलेंज हुई थी 103rd अमेंडमेंट की, उसको यहाँ पर वैलिड ठहरा दिया गया है इस केस लॉस के चलते। ये अभी लास्ट ईयर आपका
ये हुआ है, ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। सो गाइज, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट्स आपके और भी हुए हैं, लेकिन ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा सेशन। अच्छा, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, अभी एक ये रह गया लास्ट, ठीक है, दिस इज द लास्ट। इसमें क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स था SC ST के लिए लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, ये 70 से 80 सीट्स कर दी गई। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट जो एंग्लो इंडियन का था, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, वो 104th से हुआ था, यानी SC ST की जो सीट्स थी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उसको 70 से 80, जो 10-10 साल हर जगह बढ़ाते थे ना, तो 70 ईयर्स था लास्ट में, अब उसको 80 ईयर्स कर दिया। रिजर्वेशन ऑफ सीट जो एंग्लो इंडियन का था उसको खत्म कर दिया। ये था आपका लास्ट अमेंडमेंट। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स की, तो अनअकैडमी लेके आया आपके लिए अचीवर्स बैच। आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आने वाले 3 दिसंबर को आपका क्लैट PG का, 10 दिसंबर को एलेट PG का पेपर होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा है, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इस बैच को ज्वाइन कर लो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर लो। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम आप अगर हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट और सीरीज मिलेंगी, साथ ही साथ इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और आप फटाफट अनअकैडमी स्टोर पे चले जाओगे, जहाँ पर ये कोर्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है एट 15,999। और अगर आपने M-Sync 10 ये कोड यूज़ कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं कवर करती हूँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस कोर्स। ऑल इंडिया क्लैट PG 2024 मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। 1900 रुपए में 20 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये मॉक आप लाइव अटेंड कर सकते हो, लाइव रहेगा, हर वीकेंड पे करवाया जाता है एंड रियल टाइम पे करवाते हैं 2 से 4, जब आपका क्लैट का पेपर होने वाला है। अगर ये कोड यूज कर लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये फ्री में मिलेगी सीरीज, लेकिन अगर बैच ज्वाइन नहीं करते हो तो ये सीरीज अलग से परचेज करनी पड़ेगी। अनअकैडमी पर हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ 6:30 बजे शाम को, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उन वीडियोस को, तो ये QR कोड आप जो आपको दिख रहा है इसको स्कैन कर लो और आपको वहां पर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। एडिशनल एक रीसेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आपके लिए आई हूँ कि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक अनअकैडमी पे, इसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप ऐप के थ्रू जा सकते हो। जो मैंने कहा स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस में लेती हूँ हर ट्यूसडे थर्सडे को, लेकिन 25 से 31 अगस्त तक मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लास लेने वाली हूँ। क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में डिस्कस करने वाली हूँ। ये QR कोड फटाफट से स्कैन करो और मेरी प्रोफाइल बनी हुई है उसको फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये सीरीज मिस मत करना डेफिनेटली इफ यू आर एमिंग फॉर द अपकमिंग LLM एग्जाम्स। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से स्कैन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। सो गाइज, इतना ही था आज के लिए। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा, क्योंकि हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ना चाहते नहीं हैं, हमारे सामने अमेंडमेंट्स होते हैं लेकिन हम फिर भी उनको नहीं पढ़ते। इकट्ठे लाके मैंने आपको दिखा दिया, ज़रूर टाइम निकाल के इसको फिर से रिवाइज करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर पसंद आया होगा सेशन तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।